चलो। हेलो दोस्तों, आज आपको जियोग्राफी का जो जहाँ से छूट गया है वहाँ से हम लोग बताएंगे। आपको स्वागत है प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी 10th क्लास का। विकास के आधार पे संसाधन के प्रकार, ठीक है। इसके बारे में पहला क्या होता है? संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जो क्षेत्र में विद्यमान है लेकिन इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हमारे शहर में कोई ऐसे संसाधन होते हैं जिसका विद्यमान है मगर उसका उपयोग नहीं कर रहा है, भरपूर मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है, वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे संभाव्य संसाधन। जैसे हो गया राजस्थान में सौर ऊर्जा, यानी राजस्थान में बहुत ज्यादा धूप होता है, इसलिए वहां पे सौर ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक है मगर उसका उपयोग हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण किया गया है और इनका उपयोग और गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित है, ठीक है। और इनका क्या होता है? तीसरा होता है भंडार संसाधन, जो पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन इनके इस्तेमाल करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। जैसे पर्यावरण में हमारे पास जैसे जल है, जल का फार्मूला होता है H2O। यह क्या होता है? जिसमें H और O ये दोनों अलग अलग करके अगर इसका टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत अच्छा ईंधन होता है, मगर हम लोग के पास अभी इसके अलग अलग करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि पानी से हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या होगा? इसके लिए संसाधन बहुत ज्यादा हो जाएगा जिससे ईंधन के उपयोग में आ सकता है। और क्या होता है? चौथा क्या होता है? संचित कोष। यह भंडारण का ही हिस्सा है जिसे हम मौजूदा तकनीकी ज्ञान से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये अभी एक क्या है? भंडारण का ही हिस्सा है, ठीक है। मगर इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नदी के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे बिहार में भी बाढ़ आते हैं, मगर उसको अगर डैम बना के उससे अगर विद्युत उत्पन्न किया जाए, जिससे क्या हो सकता है? हमारे संसाधन का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, ठीक है। संसाधन का उपयोग भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसका उपयोग अभी अधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे आसाम में भी बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं, मगर वहां पे अगर डैम बनाएंगे तो उससे हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, मगर हम लोग अभी उसका उतना डैम बना के उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं। संसाधन का विकास। अब हम लोग समझते हैं संसाधन का विकास कैसे करेंगे। जैसे संसाधन क्या होता है? संसाधन जो जिससे हमें सभी चीज को पूर्ति करते हैं, ठीक है, उसे ही संसाधन, जिससे हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो संसाधन होते हैं। तो उसका विकास करना ही हमारा कर्तव्य होता है। इस प्रकार जिससे माँ बाप भी क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। माँ बाप हमारे सारे चीज पूरा करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि उसका ध्यान नहीं दे, उसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसको भी विकास करना। जैसे इसी तरह से हम लोग संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो संसाधन का विकास करने का भी ध्यान देंगे, उस पर भी ध्यान देंगे। जैसे मानव में संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया जिससे निम्न मुख्य समस्या पैदा होती है। मानव ने क्या किया? संसाधन का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है जिससे बहुत सारे समस्या उत्पन्न होते हैं।
जैसे देखो, पहला होता है 1 नंबर, कुछ व्यक्ति ने के लालच बस संसाधन का ह्रास। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, संसाधन को लालच बस ही हरास करते हैं, यानी उसके लालच में आके क्या करते हैं, उसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, संसाधन का ह्रास होता है। दूसरा क्या होता है, संसाधन समाज के कुछ ही वर्ग के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्से में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात गरीब और अमीर में बंट गया है। संसाधन है मगर संसाधन क्या होता है, संसाधन को अधिक से अधिक एक आदमी के हाथ में आ गया और एक आदमी के पास संसाधन है ही नहीं, इसके लिए इसका उपयोग भी गलत तरीके से हो रहा है। इसके कारण समाज 2 वर्गों में बंट गया है, एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। जो अमीर वर्ग है उसके पास संसाधन की बहुत ज्यादा उपलब्धता है, जिससे उसको अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिससे हानि पहुंच रही है। और तीसरा क्या होता है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियों संकट पैदा हो गया है, जैसे भूतापीय और ओजोन परत का क्षय। ये भूतापीय क्या होता है, जैसे संसाधन का अंधाधुंध, जैसे पेट्रोलियम का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हर एक साल टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं भूतापीय मान। ठीक है, वो टेम्परेचर का वृद्धि होने के कारण हर एक साल क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रहा है, जिसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे नुकसान हो रहा है। और क्या हो रहा है, संसाधन का ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत जो होते हैं, जो सूरज से आने वाले पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक कीटनाशक, फोटोकॉपी मशीन, इससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, जो ओजोन परत को अवक्षय करते हैं, जो हमारे लिए अधिक खतरनाक है। और पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। हम लोग अधिक से अधिक गाड़ी चलते हैं, बहुत सारे पेड़ काटते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण भी हो रहा है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ को बिना ट्रीटमेंट किए हुए उसे क्या करते हैं, भूमि पर छोड़ देते हैं, जैसे भूमि निम्नीकरण का कारण हो रहा है। जैसे संसाधन क्या होता है, संसाधन का उपयोग अच्छे ढंग से करना बहुत जरूरी है और विवेकपूर्व ही करना चाहिए। अगर किसी के पास अगर अधिक संसाधन आ जाते हैं, उसे विवेकपूर्व उपयोग नहीं करने से वो संसाधन के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब समझते हैं संसाधन का न्याय संगत बंटवारा। हम लोग आप संसाधन तो पहले अलग अलग बंटवारा हो चुका है, अब हम लोग न्याय संगत बंटवारा समझते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। जैसे समाज में क्या होते हैं, संसाधन का अगर न्याय संगत बंटवारा नहीं होता है तो क्या होता है, शांति नहीं होता है। आदमी सोचता है उसके पास ये है, संसाधन की अधिकता है, इसके पास नहीं है, उसके लिए मारपीट हो सकता है संसाधन के कमी कारण। जैसे अभी भी हो रहा है, ईरान से क्या होते हैं, ईरान में ईंधन की मात्रा बहुत अधिक है, यानी एक उसी के पास अधिक है। अब सभी चाहते हैं कि वो हमारे कब्जे में आ जाए, जिसके कारण क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। उसमें विश्व शांति बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संसाधन को न्यायपूर्वक बंटवारा करेंगे। सभी को चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए, संसाधन मिलना चाहिए। नहीं बंटवारा होगा तो क्या होता है, यही युद्ध होते रहता है। इसके लिए हम लोग नोट देखते हैं, हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन का उपयोग की योजना बनाकर अति आवश्यक है। ठीक है, हम लोग हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, संसाधन को उपयोग के लिए योजना बनाएंगे। योजना बनाना बहुत अति आवश्यक है। जैसे इसके पास संसाधन है तो उसका उपयोग करना कैसे है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे बहुत
क्या होते हैं, संसाधन का अति उपयोग करते हैं, जहां पे उपयोग नहीं भी करना होता है वहां पर भी उपयोग करते हैं। अभी आप लोग रिसेंट में देखे होंगे कि यमुना नदी में 11,000 लीटर को पानी को, दूध को क्या किया, बहा दिया गया। वो क्या होते हैं, उसका उपयोग अगर सही ढंग से करते तो वो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में यूज कर सकते हैं, मगर उसका उपयोग क्या किए, पानी में बहा दिए, जिसके कारण क्या हुआ, वो क्या, दूध क्या होते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे वहां पे पर्यावरण की क्षति होती है। जल में रहने वाले जीव वो भी क्या हो सकते हैं, उससे मर सकते हैं। मगर उसके पास संसाधन है, वो कहता है नहीं मेरे पास संसाधन है, वो विवेक पूर्वक उपयोग नहीं करके वो कहता है मेरा संसाधन है, हम उपयोग करेंगे, तो जैसे कर दे। इसीलिए संसाधन को विवेक पूर्वक उपयोग करना बहुत जरूरी है, इसीलिए नया संगत बंटवारा होना जरूरी भी है। आप समझते हैं हम लोग सतत पोषणीय विकास, ये क्या होता है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास का पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। इसमें क्या होता है, सतत पोषणीय विकास में इसमें क्या करना है, विकास करना है, ठीक है, मगर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और अपने विकास से यह भी ध्यान रखना है कि आगे आने वाले पीढ़ी का भी आवश्यकताओं का अवहेलना नहीं करना है। नहीं कि ऐसा विकास कर ले, ठीक है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए और आगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचना चाहिए। इन्हें कि अपना उपयोग कर लेते हैं और आगे आने वाले संसाधन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन बचे ही ना। तो ऐसे हम लोग उपयोग करेंगे जो संसाधन को, जो वर्तमान में तो विकास हो ही रहा है, ठीक है, और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे, जिसका उसका उपयोग वो भी कर सके। इसके आगे समझते हैं। आप समझते हैं इसके लिए रियो डी पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अब समझते हैं इसके लिए सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में क्या किया गया, बहुत सारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए उस सम्मेलन में और इस पर विचार किए कि इस पर नियम बनाया जाए। संसाधन है तो इस पर नियम बनाया जाए कि संसाधन का उपयोग कैसे करेंगे, इसके विकास कैसे करेंगे। इसके लिए बैठक बैठे। कहाँ पे, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर के रियो दी जनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एक ही एकत्रित हुए और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरे पर्यावरण में संरक्षण और सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का ढूंढने के लिए किया गया था। इसके लिए हम लोग समझते हैं इसमें सभी आदमी बैठ के नियम बनाए गए थे कि पर्यावरण का हम लोग सुरक्षा कैसे करेंगे, इसके लिए नियम बनाया जाए। सबको विकास भी करना है, इसमें आर्थिक विकास भी करना है, उसको इसके लिए नियम बनाए गए। कहां पे, ब्राजील में। देखते हैं इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब जितना भी नेताजी वहां पहुंचे थे उसने एकत्रित होकर भूमंडलीय ताप या जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर क्या है, सब एकत्रित होकर घोषणा पत्र पर साइन किए कि हम लोग इस पर ध्यान देंगे। इस पे जैसे भूमंडलीय ताप जो बढ़ रहा है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ का दोहन ना करें, जिससे भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, और जलवायु प्रदूषण भी रोका जाए। और जैविक विविधता मतलब होता है यहाँ सभी प्रकार के जीव रहना चाहिए, नहीं कि एक जीव को खत्म कर दिया जाए, वो जैविक विविधता का विरोध होता है। जैविक विविधता मतलब सभी प्रकार के जीव होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं जैविक विविधता। सब उसने घोषणा पत्र पर साइन किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई और
21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। उसने क्या किया, उसमें जब उसमें सम्मेलन हुआ तो उसमें 21 एजेंडा तैयार किया गया। बोला सभी आदमी मिलकर 21 एजेंडा तैयार किया गया और सभी को सहमति प्रदान की गई। अब इसमें हर देश के लिए अपना अपना एजेंडा करने के लिए स्वीकृति मिला कि आप अपने अपने देश और अपने अपने राज्य में जाइए और वहां पे क्या है 21 एजेंडा लागू कीजिए। आपके देश में, आपके राज्य में कौन कौन सा संसाधन है जिसे संरक्षण किया जाएगा, कैसे संरक्षण किया जाएगा, इसे 21 एजेंडा कहते हैं। 21 प्रकार से तैयार किया गया है। इक्कीस एजेंडा यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों पर पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, हर देश में 21 एजेंडा बनाया जाए। आपके देश में क्या क्या संसाधन के विकास करने में या संसाधन को अति उपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए 21 एजेंडा बनाइए और उस पर काम करिए और फिर उसका फल पाइएगा। क्या हो रहा है, हमारे विकास में क्या क्या बाधा आ रहे हैं। हम लोग को सतत पोषणीय विकास करना है और 21 एजेंडा को भी ध्यान रखना है और पर्यावरण प्रदूषण ये सब को रोकते हुए भी सभी एजेंडा बनाए गए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी सभी प्रत्येक स्थानीय निकाय हर जगह के लिए 21 एजेंडा होना चाहिए अपने अपने आवश्यकता अनुसार। हर एक देश के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होते हैं? संसाधन नियोजन, ठीक है, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन सर्वमान्य राजनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विभिन्नता और यह भी महत्वपूर्ण है। देखो भारत में क्या होते हैं, भारत में संसाधन है मगर संसाधन में बहुत ज्यादा भिन्नता है। जैसे बिहार में क्या होता है, मानव संसाधन, यानी मानव संसाधन बहुत ज्यादा है, या यूपी में भी है। जैसे झारखंड में क्या होते हैं, कोयला संसाधन की मात्रा अधिक है। और जैसे हो गया गुजरात में हो गया, वहां पे क्या होता है, सौर ऊर्जा संसाधन की मात्रा अधिक है। तो हर एक जगह भारत में क्या है, भिन्नता बहुत ज्यादा है, संसाधन में बहुत ज्यादा भिन्नता है। तो इसको हम लोग को करना है, नियोजित करना है कि सभी को मिले। ऐसा नहीं है जैसे सौर ऊर्जा की, जैसे वहां पे क्या है, राजस्थान में क्या है, सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक है और इधर क्या है, बिहार में पानी की मात्रा अधिक है, वहां पानी की मात्रा कम है। तो इसको हम लोग नियोजित ढंग से सभी आदमी उपयोग करेंगे। यह नहीं कि जिसके पास संसाधन पानी ज्यादा है तो वो पानी का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे नियोजित ढंग से उपयोग करना चाहिए, सबके लिए उपयोग करना चाहिए। जिसके पास जो संसाधन नहीं है उसे वो संसाधन दिया जाए, इसे नियमित ढंग से बंटवारा होना चाहिए। अब समझते हैं ऐसे प्रदेश जहां एक तरह के संसाधन की प्रचुर है परंतु दूसरे तरफ संसाधन की कमी है। ऐसे कुछ प्रदेश हैं जो जहां संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधन की भी अधिकतम कमी है। ऐसे संसाधन जैसे कहीं कहीं क्या होते हैं, आत्मनिर्भर संसाधन के मामले में आत्मनिर्भर है, कहीं कहीं क्या होते हैं संसाधन के अधिक कमी है, बहुत अधिक कमी है। ठीक है, जैसे आ गया, जैसे में आपका आ गया झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रति में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार है। यहाँ पे क्या है, कोयले के प्रचुर भंडार है। और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का प्रचुर पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, जल की मात्रा, जल संसाधन बहुत अधिक है मगर मूल विकास जो होना चाहिए, जो उसके लिए वो संसाधन वहां पे
बहुत कम है, इसीलिए इसका भी उपयोग वो जल संसाधन बहुत ज्यादा है। ठीक है, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुत अधिक मात्रा है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। ये सब को क्या करना है हम लोग को, संसाधन नियोजन करके ये सब प्रॉब्लम को दूर करना है। इसी को हम लोग कहेंगे संसाधन नियोजन, जिसमें जहां पे संसाधन नहीं है वहां संसाधन पहुंचाया जाए, जहां पे जो ज्यादा संसाधन है वहां दूसरी जगह दिया जाए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। जैसे लद्दाख का शीत मरुस्थल क्षेत्र में अन्य भाग में अलग 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 थलग पड़ता है और सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल अब आधारभूत अब संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। अब लद्दाख में समझते हैं, लद्दाख में क्या होता है, वहां शीत मरुस्थल है, यानी वहां पे शीत पड़ता है, बर्फ पड़ता है वहां पे, वहां शीत मरुस्थल है। मगर वहां क्या है, सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छा है, बहुत अधिक है। मगर यहाँ पे क्या होता है, खनिज संसाधन की बहुत ज्यादा कमी है। खनिज संसाधन वहां होना बहुत जरूरी है और वह कमी है। इसीलिए नोट, इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जहां पे संसाधन, जैसे यहाँ पे संसाधन क्या है, वहां पर्यटक के लिए अच्छा है, वो भी एक प्रकार का संसाधन ही है। लद्दाख में पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है, मगर वहां पे क्या होते हैं, खनिज की मात्रा बहुत कम है, इसके लिए वहां पे अभी उतना विकसित नहीं है। अब हम लोग समझते हैं भारत में संसाधन का नियोजन। भारत में संसाधन का नियोजन पहला क्या होता है, देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण और मानवीय मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुभव लगाना और मापन करना। हम लोग भारत के हर प्रदेश में जा के क्या करना है, इसको जाने के बाद इसका करना है तालिका बनाना संसाधन का, और इसका क्या है गुणात्मक मात्रा और ये सब पता लगाना है यहाँ, और चित्र बनाने के लिए मानचित्र बनाइए। ठीक है, सर्वेक्षण कीजिए, ये सब करके पता लगाएंगे कि किस जगह पे कौन सा संसाधन अधिक है और कहां पे ये संसाधन की कमी है और कहां इसका जरूरत है। ठीक है, खो में है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाएं नियोजन ढांचा तैयार करना। प्रौद्योगिकी ये होता है, देख संसाधन है तो उसके लिए हम लोग को योजना बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, युवाओं को कौशल यानी उसको स्किल करना पड़ेगा, स्किल सिखाना पड़ेगा। उसके बाद संस्था बनेंगे, संस्था का ढांचा, संस्था बनाएंगे, उसके बाद इसका नियोजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे सभी आदमी। गो में संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं में समन्वय स्थापित करना, यानी संसाधन विकास और राष्ट्रीय विकास योजनाएं में समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये समन्वय स्थापित नहीं होगा तो संसाधन का, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय विकास कर रहे हैं और संसाधन का विकास नहीं होगा तो संसाधन खत्म हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय विकास में समन्वय दोनों में स्थापित करना बहुत जरूरी है। विकास भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए। नोट, भारत में क्या होता है, भारत में विकास सामान्यता तथा साधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव भी योगदान देता है। हम लोग समझते हैं संसाधन क्या होता है। भारत में संसाधन सामान्यता, संसाधन की विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर नहीं है।
अब हम लोग समझते हैं संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण भी करना बहुत जरूरी है। देखिए, संसाधनों का विवेक उपयोग और अति उपयोग के लिए के कारण कई समाज आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या से पैदा हो सकती है। अगर संसाधन को विवेक पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक समस्या, पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे दो, इसमें इस समस्या से बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। अगर इस समस्या से हमें निपटाना चाहिए तो हमको संसाधन को कई स्तरों पर इसका क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा या संरक्षण करना पड़ेगा।